खनन के बारे में जब इतनी बातें हो रही हैं और इस विषय को उठाया गया है संसद में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, तो बातों को भटकाने के बजाय अगर हम मुद्दे पे रहें तो कितनी अच्छी बात हो। और मेरा सवाल ये है कि 2020-21 के दौरान जो 1386 करोड़ की वसूली जुर्माने के तौर पर किया जाना था वो नहीं हो पाई। और इसके बारे में गैरसैंण का जब सत्र था मार्च 2023 में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे, उस समय भी ये बात कैग की रिपोर्ट में आई थी कि जो वसूली उस समय नहीं हुई उसकी वसूली 2023 तक नहीं हुई थी। ये कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। और कैग ने राज्य के 55 विभागों, 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 53 अन्य संस्थाओं की राजस्व वसूली के साथ ही भुगतान के बारे में जो जांच पड़ताल की, उसमें पाया कि कई योजनाओं में जो लाभार्थियों को गलत भुगतान किए गए और जो शुल्क के रूप में जो राशि विभाग को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और उसी में 1386 करोड़ का ये फिगर आया था। तो ये नया फिगर नहीं है और ज़रूरत है कि पहला सवाल कि सरकार बताए कि क्या इसकी वसूली करी गई है। दूसरा सवाल, जब पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार इस बात को संसद में उठाते हैं कि इस समय पूरे राज्य में 4 जगहों के नाम लेकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन चल रहा है, तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको आके बताना होगा कि क्या उनकी बातों में जो बात उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है या नहीं। और ये बात मुख्यमंत्री या आपके कोई मंत्री आकर बोले तो समझ में आता है, लेकिन एक अधिकारी को आगे करना मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि अधिकारी जो है उसका काम होता है मतलब चीज़ों का समन्वय करना और अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कोई बात नहीं कहना। और जो प्रिविलेज की बात होती है एक सांसद की, उसमें दखल देने का काम अगर ब्रिजेश संत जी ने किया है तो वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि जब अवैध खनन की बात हो रही है, तो अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो कितनी घटनाएं ऐसी आई हैं जहां पर अवैध खनन की तस्वीरें आई हैं। अभी मैंने धनिया जी की, एक सतपाल धनिया जी जो पत्रकार हैं, उनकी भी एक वीडियो देखी जहां पर वो कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है। और ऐसी कई जगहों पर अवैध खनन की तस्वीरें, वीडियोज़ वगैरह वायरल होती रहती हैं। अगर आप तत्कालीन डीएम सोनिका की बात करें तो उन्होंने भी रात के समय कोई खनन नहीं होने की बात करी थी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, लेकिन फिर भी अगर कनाल रोड पर खनन हो रहा है और आप एक रिज को फ्लैटन कर रहे हैं, जो रिज MDF यानी कि महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के ऊपर है, और आप जानते हैं कि हम सीस्मिक जोन 4 में आते हैं, तो आपको बताना होगा कि आखिर नियम कायदों पर आप लोग क्यों नहीं चल रहे हैं और ये अवैध खनन कैसे हो रहा है। तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि राजस्व बढ़ा, राजस्व बढ़ा। तो राजस्व बढ़ा, ये तो आपकी उपलब्धि है, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन राजस्व केवल खनन से अगर बढ़ रहा है, इस बारे में शायद किशोर उपाध्याय जी जो विधायक हैं उन्होंने कहा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से खनन के विषयों में संवेदनशील है, और इसलिए भी संवेदनशील है कि हर गरीब से लेकर के और अमीर आदमी का जो है सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से खनन से तो जो है वो साका पड़ता ही है। अगर किसी गरीब आदमी को अपनी कोई छोटा सा एक भी कमरा भी बनाना है तो बिना वो रेत और बजरी के तो बनेगा नहीं। तो इसलिए जिस तरह का एक वातावरण विपक्ष द्वारा, कई लोगों द्वारा प्रदेश में बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है और उस प्रवृत्ति की हम निंदा करते हैं। सुन लिया इनको, बड़े बड़े बिल्डर्स का काम करवाना है, गरीबों का तो केवल बहाना है। नदियों में से रेत निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रेत तो निकालेंगे, लेकिन आप कितना रेत निकालेंगे? कोई बैलेंस बनाकर रखेंगे? पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं? आप फॉल्ट लाइंस के ऊपर, आप रिजेस के ऊपर, जहां पर रोक लगी हुई है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उसके लिए अवैध खनन से ही
आप ये रेत लेके आएंगे, नदियों को आप खोखला कर रहे हैं जब वहां से इस तरीके से रेत लाने की अनुमति दे रही है। ये किस प्रकार का विकास है? ये इस बात का भी जवाब आपको देने की आवश्यकता है। और चौथी बात ये कि जब आप कहते हैं कि खनन हो रहा है और ये ज़रूरी है, तो इसके कोई मानक, कोई नियम कायदे तो होंगे ना। और आपको पता है कि जो दून वैली का नोटिफिकेशन आया था उस समय से लेकर अब तक बहुत समय ज़रूर बीत गया, लेकिन जो बातें तब हमारे क्षेत्र के बारे में कही गई, क्या आपने हमारे पहाड़ों का स्वरूप बदल दिया है? उसके अंदर का जो सीस्मिक जोन है उसको हटा दिया? क्या किया आपने जिससे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो सकता है इसलिए अवैध खनन? इसका मतलब है कि नियम कायदों के बारे में आपको जनता को बताना होगा कि कौन से नियम कायदे के तहत इस प्रकार से अगर आप खनन के पट्टे दे भी रहे हैं तो इतने सारे दे रहे हैं, बेइंतहा दे रहे हैं, और इस पे काम हो रहा है। और मेरा आखिरी सवाल कि अवैध खनन की बात होती है तो ये तो बात साफ है कि इस वक्त हम जिस तरह की बात करते हैं कि खनन होता है तो हम तो एक पर्यावरण के रूप से एक बड़े सेंसिटिव जोन है। अगर यहाँ पर इतना खनन करा जा रहा है तो क्या हमें नुकसान नहीं होगा? क्या ये पट्टे क्या खुले तौर पर आप दे रहे हैं? जुर्माना अगर ले रहे हैं तो भी बात का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि जब हम एक संवेदनशील इलाका है तो आपने कितने पट्टे किसको दिए, जो आज तक किसी को नहीं पता है। इसका मतलब ये भी है कि जिस तरीके से लोग इस वक्त खनन कर रहे हैं तो उसमें अवैध खनन का एंगल तो आएगा ही। ये सब भूल जाइए जो बातें मैंने पहले 4 पॉइंट में कही। ये मेरे आखिरी पॉइंट में आपसे सिर्फ ये सवाल है कि जो ये अवैध खनन की बात हो रही है वो इसलिए क्या नहीं हो रही कि आप खुद इस बात को मानते हैं कि इस वक्त राज्य में कंस्ट्रक्शन के लिए खनन किया जा रहा है। इसका मतलब है इस वक्त मेन स्ट्रीम में जो बात है वो नदियों के खनन, मतलब वो नदी में कोई खनन उस तरीके का नहीं होता कि आप लाइमस्टोन माइनिंग कर रहे हैं या किसी मिनरल, किसी और की माइनिंग कर रहे हैं। आप इस वक्त नदियों को खुर्द बुर्द करने की बात कर रहे हैं और इस ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो केसेस इस वक्त माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जो हिल कटिंग, जो रिवर बॉडीज, फ्लड प्लेन जोनिंग, उनमें जैसे बिंदाल और रिस्पना उनमें करने की बात है, उसमें भी आपने ढीला ढाला रवैया अपना रखा है। इसलिए आपको ये बताना होगा कि कहीं पे क्या कोई बैलेंस है, या घर घर बस यही कहा जाए कि हमारे राज्य में तो राजस्व आता है या तो शराब से या अपनी नदियों को खुर्द-बुर्द करके। और इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि किशोर उपाध्याय जी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो आपके लोगों के घर बन रहे हैं उसके लिए जो रेत है उसकी ज़रूरत है। तो ये आपको भी बताने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके से खनन होगा तो क्या इससे नदियाँ बचेंगी? आप तो बहुत बात करते हैं जल के बारे में, जंगल के बारे में और वनों के बारे में। तो वन कहाँ से रहेंगे जब जल नहीं रहेगा? जल कहाँ से रहेगा जब आप नदियों में से रेत को इस तरीके से निकाल के इस्तेमाल करके बिल्कुल खुर्द-बुर्द नदियों को कर देंगे? बहकर तो आती है लेकिन एक लिमिट है ना, ऊपर से कितना बह के आएगी? ऊपर से को टपक के तो आ नहीं रहा है रेत। भाई रेत अगर नदी से आ रही है तो एक लिमिट होगी, तो आप लिमिट में उसके पट्टे देंगे या खुलेआम देंगे? और एक और बात अवश्य मैं कहूँगी, छठी बात, कि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो सरकार है उनके पास कोई विजन नहीं है कि वो राजस्व शराब और नदियों में खनन के अलावा किसी और तरीके से करवा सके। और अगर बार बार आप ये कहेंगे कि इतना राजस्व बढ़ गया तो इससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, मैं उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते आपको कह रही हूँ कि मुझे आपसे दिक्कत है कि आपका खनन से राजस्व अगर बढ़ भी रहा है तो वो नदियों को मेरी खुर्द-बुर्द भी कर रहा है। वो डेवलपमेंट और विकास के नाम पर जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है जिसमें बहुत सारे आप लोगों के रिजॉर्ट है, जो आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आता है, क्योंकि आप लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं और जिन ज़मीनों पे बना रहे हैं उन पर सवाल है। बहुत सारे हैं। एक रेस कोर्स में भी एक खाला है
उसमें सुना है कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी गड़बड़ घोटाला है। तो इतने सारे सवाल हैं। हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से इको सेंसिटिव भी है, इसको बचाने की भी ज़रूरत है, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये करना भी चाहते हैं। खुर्द-बुर्द कब तक करेंगे ये? अगर आप पैसा कमा रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे और उनके बच्चों के लिए, तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को होने वाली है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, और खनन के बारे में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आंखें मूंदने से समस्या खत्म नहीं होती, उसका समाधान नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।